हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। मैं हूं अंजलि कौशिक और आज फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आए हैं जो हमारा सीटेट से रिलेटेड होगा। ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स सीटेट का चल रहा है उसी के कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर आया है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का लेक्चर विच इज़ रिगार्डिंग। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि हमने कौन सा पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट हम अभी कर रहे हैं सीडीपी, एंड आउट ऑफ सीडीपी वी हैव कवर्ड concepts of development and learning, then the principle of development of children, influence of hereditary environment in our past lectures। आज हम नया जो अपना टॉपिक है वो है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रंस, टीचर, पीयर एंड फैमिली, जो भी जिसके साथ भी बच्चा सोशलाइजेशन करता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। साथ के साथ हम एक तो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी की भी बात करेंगे। साथ के साथ जो आपका एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने पे चलते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, दैट इज सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स, सब सोशलाइजेशन के अंडर आता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सोशलाइजेशन है क्या, व्हाट इज सोशलाइजेशन। व्हेन अ बेबी इज इन वॉर्म, उस टाइम पे उसका सोशलाइजेशन हो रहा होता है? ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है? द आंसर इज नहीं हो रहा होता है। तो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच वी इंटरेक्ट विद आर एनवायरनमेंट एंड विद पीपल। तो सोशलाइजेशन की हम डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रिफर्ड टू द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के थ्रू हम अपने कल्चर को पढ़ते हैं, सोशलाइजेशन के ही थ्रू हम अपने लोगों से मिलते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू ही रिश्ते बनते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू ही एक बच्चे को पता होता है कि उसकी माँ कौन है, और सोशलाइजेशन के थ्रू ही एक बच्चे को फैमिली और जो अननोन पीपल होते हैं उनका डिफरेंस पता होता है। अब हम आगे चलते हैं। बाय सोशलाइजेशन वी लर्न द लैंग्वेज ऑफ द कल्चर वी आर born into as well as the roles we are to play in our life। एज आई सेड कि सोशलाइजेशन के थ्रू ही हमें सारे रिलेशनशिप्स किससे कैसे डील करना है, कौन हमारा नोन है, कौन हमारा अननोन है, कौन मदर है, कौन फादर है, क्या रिलेशनशिप है, वो सारा इसी के थ्रू पता चलता है। सिमिलरली लैंग्वेज भी उसी का एक पार्ट है, लैंग्वेज भी एक सोशलाइजेशन का आउटकम है, क्योंकि अगर कोई बच्चा है उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ है, उसे नहीं पता हाउ टू स्पीक, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू कम्युनिकेट, राइट, उसे पता ही नहीं है हाउ टू कम्युनिकेट थ्रू जेस्चर या थ्रू वॉइस, उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ फेमिलियर है। ठीक है, कल्चर की लैंग्वेज सबसे पहले सीखेगा, क्यों सीखेगा? क्योंकि वो उस कल्चर में है। एक अगर अमेरिकन कल्चर के बच्चे की हम बात करें तो वो इंग्लिश जल्दी सीख लेगा, उसे हिंदी आएगी भी नहीं। एंड स्पीकिंग अबाउट द इंडियन वन, तो वो हिंदी सीखेगा सबसे पहले, या जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसको सबसे पहले सीखेगा। देन हम उसको अदर तरीके से आगे और सोशलाइजेशन के थ्रू बाकी की लैंग्वेजेस भी हम सिखा सकते हैं। तो लैंग्वेज सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चा सीखता है। साथ ही साथ जो भी रोल हम प्ले करेंगे अपनी लाइफ में, कि कौन क्या क्या रोल है, किस एज के हिसाब से हमारा क्या रोल है, वो भी हमारा कल्चर ही डिफाइन करती है। कल्चर ही डिफाइन करती है, कल्चर, सोशलाइजेशन, इसी के थ्रू हम ये चीज़ें सीखते हैं कि किस टाइम पे क्या चीज़ ठीक है, क्या हमारा रोल प्ले है अपनी लाइफ में औरों के लिए, वो सारा भी इसी के अंडर आएगा, इंक्लूडिंग प्रेफरेंसेस। अब हम चलेंगे आगे। सो when and how the socialization begins, this is the question I have। so speaking about it, the socialization begins at the birth। just after the birth the socialization begins। बेबी जैसे ही वॉर्म से बाहर आता है सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसका फर्स्ट सोशलाइजेशन यूजुअली अपनी मदर के साथ ज़्यादा होता है, उसके रिलेशनशिप, जैसे वो फैमिली में, जिस फैमिली में वो है, वो सारा उसका सोशलाइजेशन के अंडर आता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड is the period of the most intense and the most crucial socialization। ठीक है, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है कि आप बच्चे, एक हमारे में कहावत भी है कि बच्चे ना कच्ची मिट्टी होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं बिल्कुल, उनको आप जैसा बनाओगे वो वैसा ही बनेंगे।
तो क्रूशल होता है ये वाला टाइम सोशलाइजेशन में बच्चों को लेके। इसी टाइम पे बच्चा लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, कैसे जो उसके कल्चर के फंडामेंटल हैं, क्या किस कल्चर में वो है, इस कल्चर में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, किस हिसाब से उसे बिहेव करना है, क्या उसे लैंग्वेज बोलनी है, इस टाइम पे बच्चा वो सारी चीज़ें सीख रहा होता है। तो ये वाली स्टेज जो होती है बहुत क्रूशियल होती है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई बच्चा ऐसे कल्चर में है जहाँ गाली वगैरह यूज़ होती है तो बच्चा वो एब्यूजिव वर्ड्स भी सीखता है। अगर बच्चा ऐसे कल्चर में है जो एक वेल सोफिस्टिकेटेड फैमिली है तो बच्चा वैसे कल्चर भी सीखता, वैसे कल्चर को भी अडप्ट कर लेता है इसी टाइम पे मेजरली। तो ये सोशलाइजेशन एक जो है काफ़ी क्रूशियल पीरियड है, राइट। अब सोशलाइजेशन ख़त्म कब होता है? टिल डेथ। जब तक हम इस दुनिया में हैं सोशल प्रोसेसेस चलती रहती हैं, हम सोशलाइज होते रहते हैं अगेन एंड अगेन। अभी किसी रीज़न से, अभी किसी रीज़न से, स्टार्टिंग में हम लैंग्वेज को लेके होते हैं, मदर को लेके होते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब हमारी ओल्ड एज आती है, अगर ओल्ड एज तक की मैं बात बताऊं तो ओल्ड एज पे भी अलग अलग टाइप का हमारा सोशलाइजेशन चलता रहता है अपनी एज के लोगों से, या अपने जो ग्रैंड चाइल्ड्स हो जाते हैं, कुछ भी सोशलाइजेशन चलता रहता है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्टिंग विद द पीपल, गेटिंग सोशलाइज, राइट। तो वो थ्रू आउट द लाइफ फिर हमारा चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस वी डाई। देन द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में जो हमारा सबसे पहला होता है क्या? फैमिली। फैमिली हमारा सबसे पहला एजेंट होता है एक बच्चे के सोशलाइजेशन का। जब बच्चा इस दुनिया में आता है वो अपनी फैमिली में रहता है, फैमिली से इंटरेक्ट करता है। 0 से 2 साल का जो बच्चा रहता है वो फैमिली में ही ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम पे जो उसका फर्स्ट जो एजेंट है सोशलाइजेशन का वो फैमिली, राइट। देन स्पीकिंग अबाउट द नेक्स्ट, अब बच्चा स्कूल जाने लग गया है तो पीयर स्कूल, ठीक है, पीयर्स या फिर स्कूल, सॉरी, ये भी आपका एक सोशलाइजेशन का एजेंट है। इसके थ्रू भी बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है, किस ग्रुप में वो बैठता है, किस पीयर में वो मतलब किस पीयर एरिया में या किस पीयर ग्रुप में वो खुद को बिलोंग करता है, खुद को रखता है, उससे भी उसका सोशलाइजेशन होता है। देन स्पीकिंग अबाउट द मास मीडिया, मास मीडिया ऑब्वियसली सोशलाइजेशन का एक पार्ट है, सोशलाइजेशन का एक एजेंट है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें हमें बताता है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, देन वी आर गेटिंग सोशलाइज्ड रिगार्डिंग द इंटरनेशनल इवेंट्स, राइट। तो वो हमारा मास मीडिया। देन कम्युनिटी, हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारी कम्युनिटी की क्या वैल्यूज़ हैं, हमें कम्युनिटी के हिसाब से क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारा कम्युनिटी सोशलाइजेशन के अंदर आपका जाएगा। देन स्पीकिंग अबाउट द रिलीजन, हम अपने रिलीजन के अंडर या बाकी रिलीजन्स के थ्रू क्या ये जो एजेंट है वो इस तरीके से काम करेगा, किसमें? रिलीजन सोशलाइजेशन में। देन देर इज़ वर्क प्लेस ऑफिस, ऑफिस में लोग आते हैं, किस हिसाब का ऑफिस है, क्या उनका वर्किंग एटमोसफेयर है, वो सारा क्या है, हेंस वर्क प्लेस ऑफिस के अंडर आएगा, और ये आपका एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एक्ट करेगा। देन स्पीकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन इज लाइक प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा फर्स्ट होता है जो हमारा फैमिली के साथ मेजर होता है, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंडर यही आते हैं जो हम पर्सनल रिलेशनशिप अपने मदर फादर या अपनी फैमिली के साथ जो हम बनाते हैं वो आपका आता है अंडर द प्राइमरी सोशलाइजेशन। देन देर इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन जिसमें हमारा पीयर ग्रुप, हम जब बाहर जाते हैं घर से वो सारे लोग आ जाते हैं। देन देर इज डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन इज बेसिकली कि एक एज पे जैसे आप डेवलप करते हो, ठीक है, सोशल पर्सपेक्टिव पे भी आप डेवलप करते हो, सोशलाइजेशन के थ्रू जो आप डेवलप करते हो वो आपका डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में आएगा। एक बच्चा बाहर जाता है तो पहले स्कूल का सीखता है, प्री प्राइमरी का सीखता है, फिर उसके बाद प्राइमरी के लिए सीखता है, देन हायर देन हायर देन हायर, तो वो आपका आएगा डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में। ऐसा सोशलाइजेशन जो आप अपनी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, आप एक छोटी चीज़ सीख रहे हो उसके बाद आप ऊपर पे ऊपर बढ़ते जा रहे हो। देन स्पीकिंग अबाउट द एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने आप को किसी ग्रुप से आइडेंटिफाई करें या आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है, तो मेरे को उन चीज़ों को पहले थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, लाइक आई हैव टू एंटिसिपेट दैट। तो उसका हमारा आता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन जिसमें हमारी अपनी वैल्यूज़ भी होती हैं, प्लस जिस ग्रुप को हम ज्वाइन कर रहे हैं हम उसके हिसाब से सोशलाइज होते हैं, उसके भी जो नॉर्म्स उसकी भी जो वैल्यूज़ होती हैं हम उसको भी अपने अंडर कंसीडर करते हैं। जैसे एक इंसान है जो आपका प्रॉपर तरीके से कम्युनलिज्म में बिलीव नहीं रखता, वो प्रॉपर तरीके से सेकुलर है, राइट।
अब वो क्या कर रहा है, वो अपने रिलीजन के साथ भी दूसरे के रिलीजन के व्यूज और उन सबको भी कंसीडर कर रहा है, राइट? तो वो आपका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है. ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ही इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑन कल्चर और हिज ऑन रिलीजन राइट नाउ, बट वो दूसरे के ग्रुप को भी जान रहा है, उसके ग्रुप को भी कंसीडर कर रहा है, उनके बिलीफ उनके फेथ को भी वो कंसीडर कर रहा है. तो वो आपका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में आता है. अब इन फ्यूचर अगर वो किसी उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहेगा तो भी उसको ये नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो नॉर्मली भी होता है तो देयर इज नो इशू विद दैट. सो वो आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के अंदर आएगा. देन स्पीकिंग अबाउट द रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन में आपका क्या होता है कि आप अपनी ग्रुप की या अपना जो आप पहले चीज़ सीख चुके हो, आप उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे अगर हम अभी बात करें कि एक टीनेज की बात अगर हम करें, अगर एक बच्चा टीनेज में इंडिया में है तो उसके डिफरेंट रोल्स होंगे, उसको डिफरेंट रूल्स दिए जाएंगे, डिफरेंट तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा. लेकिन वही बच्चा अगर अमेरिकन कल्चर में है तो वो अलग तरीके से किया जाएगा. अब सपोज जो यहाँ का बच्चा है वही अमेरिका चला गया है, राइट? पहले उसने चीज़ें ऐसे सीखी थी, इस कल्चर के हिसाब से सीखी थी, अब वही बच्चा उधर चला गया है, अब वो उस कल्चर के हिसाब से चीज़ों को सीख रहा है और अपनी हैबिट्स को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है? तो वो रीसोशलाइज कर रहा है. पहले जो उसने सीखा था वो सीखा था, वो उसको क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है. अब वो नया सीख रहा है, उसी जगह पे वो नया सीख रहा है, अपना भूल के नया सीख रहा है बेसिकली. तो वो आपका रीसोशलाइजेशन के अंडर आएगा. टॉकिंग अबाउट जैसे अभी मैंने इसका एक एग्जांपल देती हूँ. इंडिया में जो लॉज हैं वो काफ़ी लिबरल है. लिबरल इन द सेंस कि लॉज को मानना इंडिया में इतना ज़्यादा आपके ऊपर, मतलब इतना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता. लेकिन अगर आउटर कंट्रीज में आप जाओगे तो उधर अगर आप एक लॉ तोड़ते हो तो उसका एक बहुत स्ट्रिक्ट आउटकम आपको मिलता है, ठीक है? तो इंडिया का पर्सन अगर बाहर जाएगा तो द पर्सन विल बिहेव एज पर द आउटर वर्ल्ड, कि बाहर आपको एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है? तो वो खुद की जो उसकी काम है या जो भी वो कर रहा था पहले पनिशमेंट को, उसको वो रोक देगा कि नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेरे को पनिश किया जाएगा, तो आई कांट डू दैट. जैसे कुछ कंट्री में आपका ये स्पिटिंग वगैरह के ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है. देन पार्किंग के ऊपर बहुत रूल्स हैं, ड्राइविंग के ऊपर बहुत रूल्स हैं. इंडिया में इतने रिजिडली फॉलो नहीं होते, लेकिन यही इंडियंस जब बाहर जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे विल गेट पनिश्ड, दे आर स्ट्रिक्टली मतलब इम्प्लीमेंटेड और देम, देन दे विल गेट रीसोशलाइज. फिर वो उन्हीं चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चालू कर दे क्योंकि उन्हें पता है. तो वो एक आपका एग्जाम्पल हो सकता है रीसोशलाइजेशन का, कि सिचुएशन सेम ही है बट नाउ दे आर रिएक्टिंग एज पर द अदर कल्चर, नॉट एज द इंडियन कल्चर जिनमें उन्होंने उसे सीखा था. देन हम नेक्स्ट स्लाइड की अब बात करेंगे, जिसमें हमारा आया है सोशलाइजेशन के आउटकम्स क्या होते हैं. अब सोशलाइजेशन के आउटकम्स की अगर हम बात करें तो पहला होता है इमिटेशन. इमिटेशन क्या होता है, एक लड़की को पता होता है कि फीमेल के रोल्स क्या हैं, कैसे, अपनी मदर को देख के वो बस अपनी मदर को इमिटेट करती है, उन्हें देखती है, जैसा वो करते हैं वो वैसा ही करती है. तो ये हमारा इमिटेशन के अंदर आ जाएगा. देन आएगा आइडेंटिफिकेशन. जब हम खुद को किसी ग्रुप से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. स्पीकिंग अबाउट द रिलीजन, अगर हमने अपने आप को किसी एक रिलीजनल ग्रुप से आइडेंटिफाई कर लिया है तो हम उस रिलीजन के ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं हम वही करेंगे. बीइंग अ हिंदू आई विल गो टू मंदिर, बीइंग अ मुस्लिम आई विल गो टू मॉस्क, बीइंग अ क्रिश्चियन आई विल गो टू चर्च. तो ये क्या है, मैंने उस ग्रुप से आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है? आइडेंटिफाई कर लिया और फाइनली मैंने एक आइडेंटिफिकेशन अपने लिए बना ली है कि आई एम अ हिंदू और आई एम अ मुस्लिम और आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई हैव टू डू दिस थिंग्स. तो ये भी आपका सोशलाइजेशन के आउटकम में आएगा. इमिटेशन के अंदर हम सोशलाइजेशन के थ्रू अपनी माँ को इमिटेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होगा, हम जब किसी ग्रुप से खुद को आइडेंटिफाई कर लेंगे हम उसके मतलब उसी की तरह हम बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे. देन स्पीकिंग अबाउट द सजेशन. अब सजेशन क्या है, सजेशन के अंदर क्या आएगा, ये मैं आपको एक होमवर्क की उसमें दे देती हूँ अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि सजेशन मैं चाहती हूँ आप मेरे को बताएं, ठीक है? अब सोशलाइजेशन के आउटकम में सिंपैथी एक्सप्रेशन भी आपका आएगा. सिंपैथी एक्सप्रेशन क्या है, जब मैं सोशलाइज हुई हूँ तभी मुझे पता चला है कि किस चीज़ को सिंपैथाइज करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. तो सिंपैथेटिक एक्सप्रेशन भी उसी के अंदर आएगा. देन एम्पैथेटिक फीलिंग भी उसी के अंदर आएगी कि अगर कोई रो रहा है तो वी शुड फील एम्पैथी, या हमें उसके लिए कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो भी हमारा सोशलाइजेशन का ही आउटकम है.
और लैंग्वेज। लैंग्वेज भी हम सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखते हैं, जैसा हमने पहले बता दिया था। तो ये भी आपका लैंग्वेज जो है वो आपका सोशलाइजेशन आउटकम में कंसीडर होगा, इनफैक्ट मेजर, क्योंकि ये तो आपको कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपका एक थ्योरी है आपकी किनकी, माइल्ड्रेड पार्टन्स 6 स्टेजेस ऑफ प्ले। इन्होंने 6 स्टेजेस दी थी हमें प्ले की, ठीक, इन विच इन्होंने क्या बोला कि बच्चा जब खेलना स्टार्ट करता है या बच्चा जब सोशलाइज होता है तो बच्चा ना एक अपना प्ले का पैटर्न फॉलो करता है। वो धीरे धीरे एक स्टेज से यूज़ करता है, नेक्स्ट पे मूव करता है, नेक्स्ट पे मूव करता है, देन वो नेक्स्ट पे मूव करता है। तो इस तरीके से एक बच्चे का प्ले जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो हम सबसे पहली बात करेंगे अनऑक्यूपाइड प्ले की, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। अनऑक्यूपाइड प्ले में बच्चा क्या करेगा कि ये चलता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 2 months, ठीक है। ये आपका चलेगा कितना, 0 to 2 month। इसके टाइम पे बच्चा जो है वो इन चीज़ों को सीख रहा होता है कि अभी मैं इस वर्ल्ड में एंटर कर चुका हूँ, मेरे पास एक मतलब मदर भी उनके पास होती है, वो अपने सेंसरी अडेप्टेशंस में लगा हुआ होता है। वो प्री ऑक्यूपाइड है, वो खुद से ही इतना ऑक्यूपाइड है, नए नए सेंसेस को देख रहा है, रिफ्लेक्सेस उसको आ रहे हैं, वो जो उसकी मूवमेंट्स होती हैं ऐसे वाली या ऐसे वाली, पकड़ने वाली, फेस पकड़ने वाली, तो वो अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के साथ ही अभी बहुत खेल रहा है। तो इस टाइम पे जो उसका प्ले है वो प्री ऑक्यूपाइड प्ले है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे आपके सेकंड स्टेज की, सेकंड स्टेज इज सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले के अंदर क्या होगा कि ये प्री अनऑक्यूपाइड प्ले था, अनऑक्यूपाइड प्ले के बाद इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्यूपाइड प्ले, ठीक है, जो आपका सॉलिटरी है। ऑक्यूपाइड प्ले जो आपका होगा वो 2 month, ठीक है। इट रेंज अराउंड 2 month टिल आई गेस 2.5 year, राइट। ये आपका 2 month to 2.5 year तक आपका काम करेगा जो आपका सॉलिटरी प्ले है। इसके अंदर क्या होगा कि बच्चा अपनी बॉडी से ऑक्यूपाइड है, बॉडी से ऑक्यूपाइड है, नई नई चीज़ों को उठाना, जो बेसिक उसके चीज़ें हैं, मतलब बेसिक जो उसके फंक्शंस हैं, हाथ चलाना, ये सारी चीज़ें अब वो वॉलेंटरली सीखना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कि अब मेरे को ये चीज़ उठानी है, कोई चीज़ बॉल उठाई फेंक दी, ऐसे ऐसे जो उसके प्ले होते हैं जो उसके सॉलिटरी प्ले के अंदर आते हैं। इस टाइम पे बच्चा सिर्फ अपने साथ खेलना चाहता है, बाकी सबको वो टोटली इग्नोर कर देता है। अपना सिंगल उसका गेम चल रहा होता है, पिकिंग द बॉल, उसको फेंक देना, उसको उठा लेना, मतलब वो बिल्कुल अपने आप में ही ऑक्यूपाइड रहता है। इसलिए हम इसे सॉलिटरी प्ले भी बोलते हैं और ऑक्यूपाइड प्ले भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा ऑन लुकर प्ले है जो हमारी थर्ड स्टेज है। ऑन लुकर प्ले की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ऑन लुकर प्ले, यहाँ से क्या होता है कि बच्चा दूसरे को देख रहा होता है पर वो अपना खेल रहा होता है, ठीक है। दूसरे को देखेगा और अपना अकेले खेलेगा। ये आपका 2 मतलब ये शायद से आपका, ये आपका 2.5 से लेके और 4 साल तक चलता है, ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा कि बच्चा सिर्फ दूसरे को देखेगा बट वो खेलना अकेले ही पसंद करेगा, ठीक है। दूसरे को देख के वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करेगा, हेजिटेट करेगा दूसरे को अप्रोच करने में, और ज़्यादातर टाइम वो अकेले ही खेलना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा पैडलर प्ले। पैडलर प्ले क्या होता है कि इस टाइम पे बच्चा एक ही रूम में, जैसे अगर आप 2 बच्चों को छोड़ दोगे, सेम चीज़ को देख, मतलब सेम आपके पास एक अपैरेटस हो या सेम आपके पास एक टॉय हो, आप 2 बच्चों को एक रूम में बैठा दो, वो दोनों बच्चे अपना अकेले अकेले खेलते रहेंगे। वो उधर खेलेगा, वो उधर खेलेगा। ये आपका 3.5 to अराउंड 5 तक चलता है, ठीक है। 3.5 to 5 तक आपका ये चलता है। अब जो एजेस हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं, रिजिड आपकी नहीं होती है, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होती है, तभी मैं थोड़ा आपको अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ कि 3.5 to अराउंड 5 तक ये वाली एज उसकी चलती है बच्चे की। कि बच्चा एक रूम में अगर बैठा हुआ है तो वो 2 बच्चे अगर एक रूम में बैठे हुए हैं तो वो पैरेलली खेलते रहते हैं, आपस में नहीं खेलते। अपने सेपरेट टॉयज़ हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते, वो सिर्फ अपना अलग अलग खेलते हैं। फिर उसके बाद जब 5+ की एज में बच्चा जाता है, ठीक है, 5+ की एज में जब बच्चा जाएगा तो इस टाइम पे जो बच्चे का प्ले है वो आपका किस में चला जाता है, एसोसिएटिव प्ले में। किस में जाएगा वो,
एसोसिएटिव प्ले में। इस टाइम पे बच्चा दूसरे से एसोसिएट करके खेल रहा है, वो दूसरे के साथ हो सकता है टॉयज एक्सचेंज करे, हो सकता है बात करे, हो सकता है उसके टॉयज और अपने टॉयज को साथ में लेके खेल ले, तो वो आपका एसोसिएटिव प्ले आता है। फाइनली आपका 6th स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव हमारी जितना भी आपका 5 प्लस मतलब 5 इनफैक्ट हाँ 6 + 6 to 5+ में आपका चलता है। ठीक है, 5 और 6+ में इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा इन चीज़ों को सीख जाता है कि इकट्ठा कैसे खेला जाए। ठीक है, कोऑपरेट करके आपस में एक दूसरे के साथ सिंगल प्ले से बच्चा फाइनली एक प्रॉपर प्ले की उस पे आ जाता है इस टाइम पे। ठीक है, तो वो आपका कोऑपरेटिव प्ले के अंडर आता है। अब हम अगर आगे बात करेंगे, अच्छा जो ये आपका ये थे मिल्ड्रेड थे, माइल्ड्रेड। अब माइल्ड्रेड की एक मेजर जो प्रॉब्लम थी इस थ्योरी में वो यही थी कि इन्होंने जो एज ग्रुप दिया है वो काफ़ी रिजिड दिया है। राइट, उन्होंने बिल्कुल ऐसे बोला है कि 4:30 पे बच्चा ये सीखेगा, 3:30 पे बच्चा ये वाला प्ले सीखेगा, उसके बाद बच्चा ये वाला प्ले सीखेगा, जो इवेंचुअली नहीं होता। वो अप्रोक्सीमेट एज के हिसाब से चलता है, हर बच्चा अपने हिसाब से ग्रो कर रहा होता है। तो ये इसकी एक माइनर मतलब एक मेजर लिमिटेशन इस थ्योरी की रही है। मैंने अभी जो आपको एजेस बताई हैं वो अप्रोक्सीमेट करके बताई हैं सारी एजेस, क्योंकि वो रिजिड नहीं होती, एवरीवन नोज दैट। एज पर द थ्योरी अगर आप देखोगे वो तो बहुत रिजिड उन्होंने मेंशन की हुई है। अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो हमारी कोलबर्ग की है। कोलबर्ग थ्योरी में क्या है कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो हमारी दी थी मोरल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए दी थी? मोरल डेवलपमेंट के लिए, कि एक बच्चा अपनी मोरालिटी को किस हिसाब से किस तरीके से थ्रू आउट द लाइफ स्टेज डेवलप करता है। उन्होंने 3 स्टेजेस हमारी मेनली दी थी, जिसमें आपका था प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल। 3 स्टेजेस उन्होंने हमारी दी थी। अब इन 3 स्टेजेस के अंडर फर्दर सब डिविजन्स थे आपके, विच इज प्री कन्वेंशनल हैविंग 2 स्टेजेस, अगेन कन्वेंशनल हैविंग 2 स्टेजेस एंड पोस्ट कन्वेंशनल 2 स्टेजेस। सबकी अपनी अपनी 2 स्टेजेस हैं सब डिवीजन में, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। देन अगर हम प्री कन्वेंशनल की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चा सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान देगा कि वो पनिशमेंट को अवॉइड कैसे करे। अगर बच्चे को जिस बात पे पिटाई पड़ी है, या जिस बात पे बच्चे को पीटा गया है, या बच्चे को डांटा गया है, या बहुत मतलब कुछ उसको डांट पड़ गई है, या उससे कुछ ले लिया है, तो उस टाइम पे बच्चे का मेजर मोरालिटी किसके ऊपर बेसिक है कि इस चीज़ के ऊपर मेरे को डांटा गया है तो ये चीज़ गलत है। तो इस टाइम पे जो बच्चे की मोरालिटी है वो किस पे बेस कर रही है? अवॉइडिंग द पनिशमेंट। ठीक है, बच्चा बस एक चीज़ को लेकर मोरली बिहेव कर रहा है, विच इज़ कि मेरे को पनिशमेंट कैसे अवॉइड करनी है। देन देयर इज अ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, सेकेंड स्टेज। इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज में क्या होता है कि आप बच्चे के साथ जैसा बिहेव करोगे बच्चा आपके साथ वैसा ही करेगा। वो आप उसके साथ गलत करोगे वो आपके साथ गलत करेगा, आप उसके साथ अच्छा करोगे वो आपके साथ अच्छा करेगा। इन दिस द इसको अगर हम डिफाइन करें, द राइट बिहेवियर्स आर दोज दैट आर इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ वन सेल्फ, टिट फॉर टैट मेंटेलिटी। इस टाइम पे बच्चे की मेंटेलिटी क्या है? टिट फॉर टैट वाली, जैसा आप करोगे बच्चा वैसा ही करेगा। बच्चा बोलेगा अगर कोई सही है तो उसके साथ सही करना अच्छा है, कोई गलत है तो उसके साथ गलत अच्छा करना सही है। अब कन्वेंशनल स्टेज पे अगर हम आएंगे तो इधर बच्चा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हिसाब से अपनी मोरालिटी को डिसाइड करेगा। इंटरपर्सनल रिलेशन के हिसाब से मतलब कि गुड बॉय और गुड गर्ल एटीट्यूड। ठीक है, मेरे को किस चीज़ पे ये मतलब बच्चे को इस टाइम पे किस चीज़ पे ये बोला जा रहा है कि बेटा आपने तो ये चीज़ बहुत अच्छी करी है, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। तो इस पे जो उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो उसके अपने लोग हैं, वो उसको किस तरीके से एक गुड गर्ल या गुड बॉय के उसमें पैरामीटर में नाप रहे हैं, वो आपका इससे वो करेगा। राइट, देन अगर हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज की, जो कन्वेंशनल स्टेज की सेकंड स्टेज है, जिसमें आपकी आएगी अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। इस टाइम पे बच्चे के हिसाब से जो भी लॉ और ऑर्डर है वो हाईएस्ट आइडियल है। ठीक है, ओबीडियंस का, और वो हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा फंक्शनल सोसाइटी के थ्रू। इस केस पे क्या होगा कि बच्चे ने जो लॉ ऑर्डर सीखा है कि चोरी गलत है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें लाइक चोरी गलत है, या
किसी को मारना गलत है, एज पर लॉ वो चीज़ें गलत हैं, तो बच्चा उस चीज़ों को फॉलो करेगा। देन रादर देन गोइंग फॉर मतलब क्या कहते हैं, इस टाइम पे बच्चा सिर्फ लॉज को कंसीडर करेगा रादर देन गोइंग फॉर अदर फैक्टर्स, कि चोरी किस रीज़न से करी गई, हो सकता है वो भूखा हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो, अदर फैक्टर्स। बट इस टाइम पे क्या होगा कि अगर वो चोर है तो वो गलत है, तो बच्चा इधर पे ध्यान देता है, जो भी लॉ में आपको गलत बताया गया उसको बच्चा गलत मानता है। देन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पे क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो अदर हैव डिफरेंट वैल्यूज, रियलाइजेशन दैट लॉ इज कंटीजेंट ऑन द कल्चर। इस टाइम पे बच्चा दूसरे की वैल्यूज़ को समझने लग जाता है, वो लॉज को रिजिडली मानने की जगह उसको एक वो एरर कंपोनेंट दे देता है कि चलो कोई चोर था, मतलब चोरी उसने बेशक करी बट उसने कभी उससे पहले नहीं करी, उस दिन उसने क्यों करी, क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। ऐसा ही कोलबर्ग ने एक हिंस डायलेमा भी आपको दिया था, हिंस डायलेमा। और हिंस डायलेमा के ऊपर ही इसने ये बताया था कि मोरलिटी की स्टेजेस कैसे कैसे करके आपकी आगे बढ़ती हैं। ये क्वेश्चंस जो था ये हिंस डायलेमा का यही वाला था कि एक आपका ड्रग स्टोर पे एक पर्सन जाता है और वो उसकी जो वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो अभी वो दवाई लेने की कोशिश कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, जो ड्रग वाला है वो ऑलरेडी उसको ज़्यादा चार्ज कर रहा है, मतलब वो डबल ट्रिपल चार्ज कर रहा है। तो इस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए अपनी वाइफ को बचाने के लिए, क्या वो चोरी कर ले, ठीक है, क्या वो चोरी कर ले या क्या वो अपनी वाइफ को जाने दे, क्या वो ड्रग स्टोर वाले से बात करे, मतलब ऐसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, क्वेश्चन थे इसमें, उसी के बेसिस पे इन्होंने इसकी स्टेजेस दी हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा कि बच्चा लॉ ऑर्डर की जगह ध्यान देगा, लाइक अगर कोई इंसान पहले से अच्छा है, उसने कभी चोरी नहीं करी, लेकिन उस दिन सपोज ये वाला ड्रग स्टोर वाला जो एग्जांपल है हिंस डायलेमा वाला, उस दिन उसकी वाइफ वॉज अबाउट टू डाई, ठीक है, उसकी बीवी मर सकती थी, तो ठीक है अगर उसने चोरी करी तो किसी रीज़न से करी, पहले वो नहीं करता था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बच्चे ने उसके इंटरनल चीज़ों को, वैल्यूज़ को, उसकी सिचुएशन को समझा है और उस हिसाब से उसकी मोरलिटी डिसाइड हुई है कि क्या ठीक है क्या गलत है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, दूसरे की वैल्यूज़, दूसरे की फीलिंग या दूसरे की जो भी सिचुएशन थी उसको समझना। देन देर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, सिक्स्थ वन पोस्ट कन्वेंशनल की। यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अंडर क्या होगा कि इस टाइम पे बच्चा खुद के ही मोरल प्रिंसिपल्स बना लेगा, मोरल प्रिंसिपल्स की नहीं मैं कभी ये नहीं करूँगा, ये चीज़ें गलत होती हैं, ये चीज़ ऐसी है, किसी भी सिचुएशन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में किसी को सप्रेस नहीं करना चाहिए, किसी को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंडर आ जाएंगी, ठीक है। किसी को ओबे नहीं करेगा, किसी लॉ एंड ऑर्डर को ओबे नहीं करेगा, किसी की वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करेगा। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे बच्चा उन चीज़ों पे ध्यान करेगा, जैसे गांधी जी ने बोला था नॉन वायलेंस। अब कुछ भी कंडीशन रही, ब्रिटिशर्स ने कुछ भी करा, कैसे भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जो मोरल प्रिंसिपल थे या अपनी जो उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया था खुद का, नॉन वायलेंस, उसके ऊपर वो टिके रहे, उन्होंने वो चीज़ बदल नहीं चेंज करी, चाहे उनके साथ जैसा भी हुआ। तो ये स्टेज आपकी इस वाली स्टेज को बताएगी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल स्टेज को, जहाँ पे उसका खुद का जो प्रिंसिपल है वो इतना स्ट्रांग है कि अब मतलब वो किसी भी सिचुएशन पे या किसी भी कंडीशंस के साथ उसको उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा उस प्रिंसिपल के ऊपर। नॉन वायलेंस इज जो आपका गांधी जी का प्रिंसिपल था, वो आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। देन हम अगली स्टेज पे चलते हैं। अगली जो हमारी स्लाइड है, ये स्लाइड है आपकी एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अब साइको सोशल एक वर्ड है जो आपका साइको प्लस सॉरी साइको प्लस सोशल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। साइको का मतलब क्या होगा, मेंटली, ठीक है, साइकोलॉजिकली बच्चा कैसे डेवलप कर रहा है। सोशल का मतलब सोशलाइजेशन के थ्रू वो कैसे, मतलब सॉरी सोशलाइजेशन के थ्रू वो कैसे साइकोलॉजिकली भी डेवलप कर रहा है और वो एक साथ में कैसा डेवलप कर रहा है। तो इसकी जो स्टेजेस थी वो आपकी दी थी एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। एरिक एरिक्सन हमारे एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। आगे हम बात करेंगे इसकी। अब इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि
हर एज पे, मतलब हर एक स्टेज, इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी। इन्होंने कहा था हर एक स्टेज पे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है बच्चे के मन में या बच्चे के दिमाग में जब वो ग्रो हो रहा होता है, ठीक है। और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है, रिजॉल्व हो जाता है, तो बच्चे को क्या आता है, वर्च्यू, ठीक है। मतलब एक इंसान को अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है तो उसे क्या मिलता है, वर्च्यू। सिमिलरली अगर वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता तो वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है। देन ओल्ड एज पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी उन्होंने बताया था कि एक स्टेज पे बच्चा क्या डेवलप करेगा, आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बच्चा क्या डेवलप करेगा, वर्च्यू डेवलप करेगा, ठीक है। क्या डेवलप करेगा, वर्च्यू, इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके। हर स्टेज का एक अपना कॉन्फ्लिक्ट है और उससे अगर आप उसको रिजॉल्व कर लोगे तो उसका एक आउटकम है जो है वर्च्यू। अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करते तो आप एक नेगेटिव साइड पे चले जाते हो इन डेवलपमेंट। तो अब हम उसकी स्टेजेस का स्टार्ट करेंगे। स्टेजेस की उन्होंने फर्स्ट दी थी इन्फेंसी विच इज़ 0 to 1 ईयर, ठीक है। इन्फेंसी इन्होंने दी थी 0 to 1 ईयर। इस एज पे क्या होता है कि बेसिक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, बच्चा जस्ट अभी इस दुनिया में आया है, ठीक है। बच्चा अभी इस दुनिया में आया है, वो चीज़ों को ट्रस्ट करना सीख रहा है कि मैं किसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ अपनी नर्सरिंग को लेके या अपनी केयर को लेके। यही स्टेज ऐसी होती है इन्फेंसी की जब बच्चा घर वालों में, मतलब जो फैमिली के बच्चे हैं, मतलब जो फैमिली के पर्सन है उनमें और एक अननोन पर्सन में डिफरेंस करना जान जाता है। रीज़न बीइंग इस टाइम पे बच्चों को समझ आ जाता है क्योंकि उसको किसके साथ ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर उसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बच्चा मदर से बहुत इस टाइम पे अटैच हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो वो मेजर फंक्शनिंग है, जो उसको मेजर सपोर्ट है नरिशमेंट का या उसको फीडिंग का, वो उसे उसी मदर से मिल रहा होता है। तो अगर उसको वो प्रॉपर तरीके से मिला है और उसने एक ट्रस्ट को डेवलप कर दिया है, ठीक है। इफ़ अ मदर इज़ नर्चरिंग इनफ दैट उसने एक ट्रस्ट बॉन्ड अपने बेबी के साथ बना लिया है, तो बच्चा होप डेवलप कर लेगा फॉर द आउटर वर्ल्ड, ठीक है। क्या डेवलप कर लेगा बच्चा इस टाइम पे, होप। इस टाइम पे बच्चे के अंदर क्वेश्चन क्या होता है, whom should I trust, whom to trust and whom to not, ये बच्चे का इस टाइम पे मेजर क्वेश्चन है। तो बच्चे ने अगर ट्रस्ट करना सीख लिया और चीज़ों को पहचानना सीख लिया तो बच्चे के अंदर जिंदगी को लेकर एक विल आ जाती है। विल का मतलब हो गया, मतलब सॉरी, होप आ जाती है। होप आ जाती है कि हाँ लाइफ आगे ऐसे चल सकती है। और अगर इंटरडिपेंडेंस को लेके, बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरडिपेंडेंस को लेके। यहाँ पे अप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेटेडनेस, ठीक है। बच्चा क्या करने लग गया, अप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेटेडनेस, कि हाँ रिश्ते बन रहे हैं, हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हमें एक बेटर नर्चरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चा ट्रस्ट करना सीख जाता है। सिमिलरली अगर बच्चा मिसट्रस्ट कर लेता है तो वो उसके लिए नेगेटिव में चला जाता है अगर बच्चे को उतनी केयर वगैरह नहीं मिलती। देन सेकंड स्टेज हमारी अर्ली चाइल्डहुड की होती है जो हमारी 1 to 3 ईयर पे होगी। अब इस टाइम पे बच्चा क्या होता है, थोड़ा बहुत सोशलाइज, मतलब इस टाइम पे चल रही होती है बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग या फिर खाने की जो हम ट्रेनिंग उसे देते हैं कि किस टाइम पे आपको पॉटी जाना है, कहाँ पे, कैसे, वो सब इस टाइम पे बच्चे का चल रहा होता है। तो इस टाइम पे जो उसका मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ऑटोनमी वर्सेस शेम। क्या जो मेरी लाइफ है उसको मैं कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहा हूँ, या जो मेरी बॉडी है मैं उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्या मैं ऑटोनोमस हूँ। अगर वो बच्चा इस टाइम पे सही से चीज़ें सीख लेता है, सही से उसे चीज़ें आ जाती हैं, तो वो विल डेवलप कर लेता है आने वाली लाइफ के लिए कि चलो ये छोटी छोटी चीज़ें सीख ली हैं, थिंग्स आर इन माई कंट्रोल, मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ को लेके। और इस टाइम पे क्या आता है बच्चे में, एक्सेप्टेंस विल आती है जो आपका वर्चू होता है। और इससे आगे वाली लाइफ पे आपके क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ फ्रॉम इंटीग्रेशन टू डिसइंटीग्रेशन, कि लाइफ ऐसे ही चलती है, मेरे हाथ में है, आई कैन होल्ड इट, आई हैव दैट विल पावर कि आई कैन डू इट। तो वो सारा आपका इसके अंदर आएगा। देन प्लेज की हम बात करेंगे। प्लेज आपकी 3 to 6 होगी। इस टाइम पे क्या होगा कि बच्चा बाहर जाएगा, मतलब बाहर क्या, बच्चा एक्सप्लोर करता है इस टाइम पे। एक्सप्लोर में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अब उसको उसके एक्सप्लोरेशन के लिए किस तरीके से
मतलब इसमें उसको एक्सप्लोरेशन के लिए किस तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हो, किस तरीके से उसे एडमायर किया जा रहा है, तो उस चीज़ पे ये वाला जो स्टेज है आपका डिपेंड करता है। अगर वो बच्चा सही है, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है, उसे मौका मिल रहा है, वो माँ बाप उसको ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, अपने एक पर्टिकुलर रूल्स है उसके हिसाब से, तो बच्चा एक पर्पस डेवलप कर लेता है, राइट। उसको एक लाइफ का पर्पस डेवलप हो जाता है कि हाँ मैं कुछ चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, आई एम डूइंग थिंग्स करेक्ट, तो वो पर्पस डेवलप कर लेता है। देन देर इज इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी एट द एज ऑफ स्कूल एज। 6 से 12 जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो इस टाइम पे आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी एज चल रही, कॉन्फ्लिक्ट उसके मन में आता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा नया नया स्कूल स्टार्ट करता है तो बच्चे के अंदर चीज़ें होती हैं, चीज़ें मतलब कि लोगों में वो गया है अभी, उनके हिसाब से वो चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, उसके पास एक लाइफ के साथ वो कैचअप कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर वो इस स्टेज पे बहुत अच्छे से लाइफ के साथ कैचअप कर लेता है और उसको खुद ऐसा लगता है दैट आई एम डूइंग इट इनफ, तो आपका कंपीटेंस डेवलप होता है, ठीक है। और आने वाली लाइफ में बच्चा स्ट्रेस को थोड़ा रिजाइलेंस हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ वंस लाइफ एंड अनफुलफिल्ड होप, ठीक है। एक्सेप्टेंस आ जाती है उसको लाइफ को लेके कि ऐसा नहीं है कि हमेशा चीज़ आपके हिसाब से होंगी, अलग अलग तरीके से भी होती हैं, बट आई एम कम्पिटेंट इनफ दैट आई डील विद इट। वो सारा आपके इसके अंदर आएगा। फिर आपका एडोलेसेंस की एज आएगी 12 to 19। इस टाइम पे बच्चा अपनी आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन से डील कर रहा होता है, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन में क्या होगा कि अगर बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी के साथ, अगर बच्चे को पता है व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट आई शुड डू, ठीक है, अगर बच्चे ने अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लोर करके जान लिया है, अपनी एक आइडेंटिटी को उसने समझ लिया है कि आई एम दिस एंड आई वांट टू डू दिस। इस बच्चे ने अगर करियर वगैरह को लेके बहुत एक अच्छे से सिक्योर हो गया है करियर को लेके कि हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है, इसी टाइम पे बच्चा बहुत एक्सप्लोर कर रहा हुआ होता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या मेरे को नेवी में जाना है, बच्चा इस टाइम पे एक्सप्लोर कर रहा होता है। अगर वो इस टाइम पे एक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है खुद के लिए कि दिस इज़ मी एंड दिस इज़ फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, तो वो फिडिलिटी उसमें आती है। फिडिलिटी मतलब कि उसे पता होता है अपने साथ, फिडिलिटी उसकी अंडर इस टाइम पे आती है। इस टाइम का जो वर्चू है वो आपका फिडिलिटी होता है। इस पे क्या होगा, सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, मैनेजिंग ऑफ सेंसरी, लॉजिकल एंड एस्थेटिक परसेप्शन। तो बच्चा अगर फिडिलिटी डेवलप कर लेगा अपने लिए तो वो अपने को खुद को जानना सीख जाएगा, मेरी खुद की नीड क्या है, मेरे को किस तरीके से उस बेसिस पे बिहेव करना है, वो सब आपका फिडिलिटी का पार्ट है। देन अगर हम अर्ली अडल्टहुड की बात करें जो आपका 20 to 25 ईयर है, इस पे जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन पे क्या होगा, एज क्या है इस टाइम पे, बच्चे की एज है 20 to 25 एक पर्सन की, ठीक है। 20 to 25 इस टाइम पे क्या करता है कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप जो हमारे एक ह्यूमन के बनते हैं वो इसी टाइम के अराउंड बनते हैं, जिसको हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज भी बोलते हैं। अगर इस टाइम पे वो अपने नोन पीपल के साथ एक अच्छा रिश्ता या एक अच्छा लवेबल बॉन्ड किसी को भी जिसको वो जानता है उसके साथ बना पाता है, तो इससे जो हमारे पास वर्चू आता है वो आता है लव। और अगर आइसोलेशन है तो इट इज़ इन क्राइसिस कि वो केपेबल नहीं रहा कोई एक अच्छा रिश्ता बनाने के ही, मतलब उसके अंडर वो चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप, ऑफ वैल्यू ऑफ टेंडरनेस, ऑफ लविंग फ्रीली। अब इसमें क्या है कि उसको पता है कि इंटीमेसी पे उसने लव को डेवलप कर लिया है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज पे, तो वो अपने रिश्तों को संभालना सीख गया है। अभी वो कोई भी उसका रिश्ता हो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल पाएगा, ठीक है, रादर देन गोइंग फॉर आइसोलेशन कि वो खुद को लोगों से दूर हटा ले और इस तरीके से रह जाए। इस टाइम पे इसका जो वर्चू है वो क्या है आपका लव। देन अडल्टहुड की अगर हम बात करेंगे जो आपकी 26 से 64 ईयर तक की होती है, इस टाइम पे बेसिकली आपका क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है। स्टैग्नेशन और जनरेटिविटी का मतलब क्या है, इस टाइम पे जो पर्सन है वो एक ऊपर वाली स्टेज पे चला जाता है, मतलब थोड़ा
अबव स्टेज पे चला जाता है। जनरेटिविटी क्या है इसमें कि उसने अपनी लाइफ में कुछ करा है, नहीं करा है, अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस तरीके से वो आगे की लाइफ को सोच रहा है, वो कितना सेटल है, उसके पास कितनी इनकम है, वो इन चीज़ों को लेके सोच रहा होता है। तो इसको हम बोल रहे थे जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अगर कोई पर्सन है जो बिल्कुल अटका हुआ है, इधर ही इज़ नॉट मतलब ही इज़ नॉट अर्निंग इनफ, या उसकी लाइफ उसे ऐसा लगता है कि वो रुक गई है, तो वो पार्ट आपका आएगा स्टैग्नेशन। लेकिन अगर कोई इंसान है जिसको पता है कि लाइफ अच्छी चल रही है, आई हैव रिलेशनशिप्स, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई एम अर्निंग वेल, और ये सब चीज़ें अगर चल रही हैं तो वो आपकी जनरेटिविटी के अंदर आएगी। ठीक है। अगर इसको रिजॉल्व करके जो हमारा वर्च्यू है वो क्या है, केयर। ठीक है। इससे अगर जो पर्सन है वो आगे बढ़ेगा, इस वाले कॉन्फ्लिक्ट को अगर वो रिजॉल्व करेगा तो वो दूसरों के लिए भी केयर करेगा। ठीक है। केयरिंग फॉर अदर, अगापे, एम्पैथी एंड कंसर्न, औरों के लिए कंसर्न रहेगा, केयर करेगा, उनको अच्छे से रखेगा, क्योंकि उसने लाइफ में जो भी करा है वो उन्हीं के लिए करा है। जैसे मदर फादर सोचते हैं कि अब बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है, तो वो सारा इसका पार्ट है। ठीक है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जिनको ऐसा लगता है हमने लाइफ में कुछ नहीं करा पीछे मुड़ के, वो आपके स्टैग्नेशन पे आ जाते हैं। सॉरी, जिनको लगता है कि लाइफ रुक गई है, कुछ हो ही नहीं रहा, वो स्टैग्नेशन का पार्ट है। जिधर लगता है जनरेटिविटी कि हाँ लाइफ इज वर्किंग, ठीक है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर फॉर्मिंग रिलेशनशिप, आई हैव मेंटेन्ड अ फैमिली, आई एम डीलिंग विद माई फैमिली वेरी वेल, और क्या कहते हैं, आई एम अर्निंग वेरी वेल, मैं इनके लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो वो आपका जनरेटिविटी के अंदर चला जाता है कि आपने लाइफ में बेसिकली कर क्या लिया है। देन ओल्ड एज। ओल्ड एज आपका 65 टू दैट चलता है। इसमें आपका इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आता है, और इसको अगर आप फ्रीली रिजॉल्व कर लेते हैं तो वो आपका विजडम उसका वर्च्यू आता है। इसके अंदर क्या होगा कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी कब आएगी, जब आप पीछे मुड़ के लाइफ को देखेंगे। ओल्ड एज में जब एक पर्सन बैठा हुआ सोच रहा होता है चेयर पे कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करा है, मैं कैसे रहा हूँ, मेरे बच्चे आज कहाँ स्टैंड ले रहे हैं, वो पीछे का सोचता है। ठीक है। जब वो पीछे का सोचता है तो वो दो चीज़ों के उसमें सोचता है, या तो वो ये सोचेगा कि आई हैवेंट डन इनफ इन माई लाइफ, राइट, कि मैंने ज़िंदगी में कुछ खास किया नहीं है, तो वो वो जो पर्सन होगा वो किस में चला जाएगा, डिसअपेयर में। ठीक है। लेकिन एक पर्सन अगर अपने ओल्ड एज से पीछे मुड़ के देखता है और उसको पता है कि आई हैव डन इनफ इन माई लाइफ, दिस इज इट, मैं यही करना चाहता था, यही मैंने करा है, तो वो पर्सन जो है विजडम को डेवलप कर लेता है, और इंटीग्रिटी के थ्रू। तो जो इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर होता है। इफ अ पर्सन गेट डिसअपेयर्ड, वो नेगेटिव पॉइंट चला जाता है, एंड इफ ही इज एबल टू गो फॉर इंटीग्रिटी, वो विजडम के वर्च्यू को डेवलप कर लेता है। ठीक है। इस टाइम के क्या होगा कि वो अपने ओल्ड एज से बहुत इजीली डील कर लेगा। ठीक है। बहुत इजीली एक्सेप्टेंस होगा एज को लेके, डेथ को लेके, इन सब को लेके, तो वो आपका इंटीग्रिटी के अंदर आएगा जब आप विजडम का जो वर्च्यू है उसे डेवलप कर लेंगे। ठीक। तो यही कुछ स्टेजेस थी हमारी एरिक्सन की, साइको सोशल स्टेजेस जो थी। 8 स्टेजेस में उन्होंने पूरी लाइफ सर्कल को बताया है, सिर्फ चाइल्डहुड के लिए नहीं है, पूरा लाइफ सर्कल है। अब हम आगे देखते हैं, आगे शायद यहीं तक है आज हमारा लेक्चर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे भी आपके पास और थ्योरीज़ की और बाकी सब जितनी भी बचा हुआ हमारा सिलेबस है उसको हम कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमने सीडीपी का जो सिलेबस है उसमें से आई गेस वी हैव डन, हाँ इतना हमने कर लिया है। अभी कुछ चीज़ें बची हैं। कोलबर्ग की थ्योरी भी हमने आज फुलफिल कर ली है, ख़त्म कर लिए। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बचे हैं इस कोर्स में, वो सारे भी मैं अभी कंप्लीट करा दूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। मी अंजलि कौशिक। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।